हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, हम अध्याय 10 की बात कर रहे थे, जिसमें हम नए साम्राज्य और नए राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो उस इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आइए देखते हैं क्या पढ़ा था। हमने प्रशस्तियों के बारे में पढ़ा था। प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा करने वालों, प्रशंसा करने के लिए जिनके बारे में प्रशस्तियां लिखी गई थी उनको प्रशस्तियां कहा जाता है। मतलब जिन राजाओं के बारे में प्रशंसा की गई थी कवियों के द्वारा, तो उनको क्या कहा गया? प्रशस्तियां कहा गया। ठीक है। तो उसमें हमने बात की थी समुद्रगुप्त के बारे में। हमने यहाँ तक देखा था कि समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था, समुद्रगुप्त के बेटे का क्या नाम था। जैसे कि हमने पढ़ा, समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त के बेटे का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों ने ही मतलब महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। राइट, इतना मैंने आपको पढ़ाया था। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। ये क्वेश्चन बनता है, बन चुका है कई बार, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। कुमार देवी था और ये लिच्छवी से थी। ठीक है। गढ़ और संघ के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि गढ़ और संघ क्या थी। ठीक है। तो वो गढ़ से थी, लिच्छवी गढ़ से थी। ठीक है। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में भी पढ़ाया था, जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी कि समुद्रगुप्त की जो प्रशंसा की थी वो कौन से कवि थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। तो बताइए किसने की थी? हरिसेठ ने की थी समुद्रगुप्त की। यानी कि समुद्रगुप्त के जो कवि और मंत्री थे वो हरिसेठ थे, जिन्होंने इनके बारे में प्रशंसा की थी। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ पर लिखा हुआ मिलता है? समुद्रगुप्त के बारे में हमें जो लिखा हुआ मिलता है वो इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है उस पर लिखा हुआ मिलता है समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, उस पर चर्चा की गई है समुद्रगुप्त के बारे में। और इसी को ही हम प्रशस्ति कहते हैं, उनकी प्रशंसा की गई है। ठीक है। क्योंकि उनको इसलिए प्रशंसा की गई थी क्योंकि उन्होंने आर्यवर्त के 9 शासकों को हराया था, दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराया था। ठीक है। और समुद्रगुप्त के लिए काफी लोग उपहार भी लाते थे। ठीक है। और समुद्रगुप्त को मतलब एक होता है ना संगीतज्ञ, संगीतज्ञ प्रेमी भी माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ना, बीड़ा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त। चलिए, ये सब मैंने आपको कराया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको कंप्लीट कराया था। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा अध्याय 10 से, आप सभी को पता है कि मैं चैप्टर को पार्ट वाइज लेकर आती हूँ, क्योंकि एक साथ पढ़ाने पर बच्चे की होश पोश हो जाता है। अगर आप खुद से ही पढ़ लो तो फिर आप क्लास क्यों देखो? ठीक है। क्योंकि चैप्टर को एक साथ पढ़ने में ना वो लेंथी हो जाता है, फिर समझ से बाहर हो जाती है चीजें, इसलिए मैं पार्ट वाइज लेकर आती हूँ। मैंने पूरे दावे के साथ कहा है कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी और हिस्ट्री की तैयारी मैं करवाऊंगी आपको। तो देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही है इतिहास को पढ़ाने का। ठीक है। तो आप देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वंशावलियों के बारे में। मैंने आपको बता दिया था, विक्रम संवत के बारे में बता दिया था, जहां पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। जहां से विक्रम संवत शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? 58 वर्ष, 58 ईसा वर्ष पूर्व इसका प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत का। ठीक है। हर्षवर्धन हर्षचरित, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए, आप लोग इसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करें, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेकर आती हूँ, कुछ आपसे नहीं इसके चार्जेस भी ले रही हूँ। मैं सिर्फ आपको पढ़ा रही हूँ कि बस आपकी इतिहास अच्छी हो जाए। कम से कम आप इतना तो कह सके कि हाँ, लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी पर मैंने पढ़ा तो कितना अच्छा मैम पढ़ाती हैं। बस मैं आपसे यही चाहती हूँ, मैं बस इतना मोटिवेशन चाहती हूँ, जिससे मैं मोटिवेट होंगी तो मैं आपके लिए और अच्छा काम कर पाऊंगी। अब सारे चैप्टर्स के मैं 6 to 12 तक मैं सारे पढ़ाऊंगी आपको। उसके बाद में चैप्टर वाइज हैंड रिटन आपके नोट्स भी बनाकर लाऊंगी, इसी एनसीईआरटी से नोट्स बना के लाऊंगी मैं आपको। वैसे मैं साथ के साथ मैं आपको पढ़ाती भी हूँ और पढ़ाती हूँ, बताती हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। चलिए, आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। हर्षवर्धन और हर्षचरित क्या है? कौन थे हर्षवर्धन और क्या है हर्षचरित? ठीक है। काफी क्वेश्चंस बनते हैं, आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, हर्षवर्धन के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है। तो हर्षवर्धन के बारे में आज हम पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। किसके बारे में? गुप्त वंश के शासक। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बारे में बताया था ना, ये गुप्त वंशी से है, गुप्त वंश से हैं ये। तो गुप्त वंश के शासकों के बारे में जैसे अभिलेख से बताया गया था
और सिक्कों से बताया गया था, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। जीवनी का मतलब क्या होता है? जीवनी का मतलब होता है उसके जीवन से लिखी जितनी भी कथाएं गाथाएं जो भी कवि लिखते थे उसकी जीवनी कहलाती है। जीवनी का मतलब होता है उसके पूरे जीवन का ब्यौरा। ठीक है, सरल शब्दों में समझिए बिल्कुल इतिहास को। ठीक है, जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, ठीक है, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। कितने साल पहले? क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जैसे 1400 पहले क्या था, कौन आया था 1400 पहले? हुएन सांग आया था, चीनी यात्री 1400 साल पहले। ऐसे रिलेट करके आप क्वेश्चंस को निकाल सकते, पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से उस समय हर्षवर्धन के बारे में भी है, 1400 साल पहले शासन किया था, इसके बारे में भी हम पता कर सकते हैं। देखिए दो रिलेट हो गए ना क्वेश्चंस। 1400 साल पहले वो भी आया था गौतम बुद्ध की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए भारत में, और 1400 साल पहले शासन किया था हर्षवर्धन ने। ठीक है, राइट। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए कैसे क्वेश्चंस बनता है, बड़ा मजा आता है इतिहास को पढ़ने में। ठीक है, जब इतिहास को आप अच्छे से कहानी की तरह पढ़ेंगे ना आपको बहुत मजा आएगा। और मैं कहानी की तरह ही बताती हूँ, स्टोरी टेलिंग करके ही बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए इतना, ये देखिए जैसे मैंने ब्लू लाइन किया है ना, अंडरलाइन, इसको देखिएगा। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पुट होता है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, देखिए बाणभट्ट ने कौन सी जीवनी लिखी थी, क्वेश्चन दे दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी। अच्छा भाई, हर्षचरित क्या है? हर्षचरित हर्षवर्धन की जीवनी है, जिस उनके जीवन के बारे में पता चलता है। और ये किस भाषा में लिखी गई थी? क्वेश्चन यहाँ पे पुट होता है कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यानी कि जो दरबारी कवि थे, किसके? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। याद रखिए कौन थे? बाणभट्ट। उन्होंने जीवनी लिखी थी हर्षचरित। अब ठीक है भाई, जीवनी लिख ली उनके बारे में। अब तो लिखी तो कोई भाषा में होगी ना, उस समय कौन सी भाषा चलती थी? संस्कृत भाषा चलती थी। ठीक है, इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। देखिए हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है, यानी कि वंश के बारे में भी बताया गया, हर्षवर्धन के पूर्वज के बारे में भी, और राजा बनने तक का वर्णन है, किस तरीके से वो राजा बने थे, है ना। हर्षवर्धन किस तरीके से राजा बने थे बाणभट्ट ने बताया था, और संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी थी हर्षचरित। ठीक है, चीनी तीर्थयात्री xuanzang जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा, देखिए यहाँ पे आ गया ना क्वेश्चन। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया, इसमें चीनी तीर्थयात्री xuanzang जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया। देखिए अब इनकी जीवनी के बारे में तो बाणभट्ट ने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि 1400 साल पहले कौन आया था? xuanzang आया था। xuanzang क्यों आया था? xuanzang भारत में आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यहाँ बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में आया था xuanzang शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और फिर ये ना कुछ दिनों के लिए, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में भी रहा था। क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, 1400 साल पहले ये भी आया था, और 1400 साल पहले हर्ष के शासनकाल के बारे में भी वर्णन मिलता है। तो ऐसे आप कंसेप्ट बना सकते हैं अपने दिमाग में कि हर्षवर्धन और xuanzang, बाणभट्ट। ठीक है, तो हर्षवर्धन के दरबार में ही रहा था xuanzang। उन्होंने वहां जो कुछ भी देखा, मतलब राजा से संबंधित शासन व्यवस्था जो भी देखा, प्रजा के बारे में सब कुछ उनका उसका विवरण दिया है, जो उन्होंने देखा। किसने? xuanzang ने। ठीक है, चलिए आगे और क्या समझ में आ रहा है ना आपकी? कुछ नहीं आ रहा तो बता दीजिए। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने थे। अब क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन जो थे वो पिता के छोटे बेटे थे या बड़े बेटे थे? तो बड़े बेटे नहीं थे। यहाँ पर बड़े बेटे नहीं थे, ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया गया? तो बड़े बेटे नहीं थे, है ना। अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के वो राजा बने। बिल्कुल, जब बड़े बेटे नहीं थे, बड़े बेटे की मृत्यु हो गई, ये छोटे थे, तो ये थानेसर के राजा बने थे। पहले क्या था, बड़े बेटे को राजा बनाया जाता था, तो बड़े बेटे नहीं थे, थानेसर के राजा बने।
उनके बहनोई कन्नौज मानचित्र 7 पृष्ठ 105 के में देखिए कि शासक थे। मतलब जो इनके बहनोई जो थे वो कन्नौज के शासक। इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, मुझे पता है, मैंने पीवाई के क्वेश्चंस लगा रखे हैं तो मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सी टेट वाले, यूजीसी नेट वाले तो जरूर देखिएगा, और जीके वाले जरूर देखिएगा, और जो भी टीचिंग एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा क्लास को, ठीक है। तो क्लास को ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से मैं क्वेश्चंस को बना रही हूँ, आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो इनको बहनोई थी, किसके? हर्षवर्धन के बहनोई थे। बात आई अभी भैया, भाई भी खत्म हो गया, राजा भी खत्म हो गया, अब बचा कौन? बहन बची। तो बहन बहन के हस्बैंड कौन हुए? बहनोई हुए। तो ये कन्नौज के शासक थे। कहाँ के? कन्नौज के शासक थे। ये देखो दे रखा है ना, कन्नौज के शासक थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के बहनोई कहाँ के शासक थे? कन्नौज के। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, अब देखो इनको भी मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। अब भाई कन्नौज पर जब इनकी मृत्यु हो जाती है, बहनोई की जब मृत्यु हो जाती है कन्नौज पर, तो कन्नौज पर कोई शासन करने वाला नहीं था, ऑब्वियसली सा। तो किसने अधिकार किया? हर्ष रह गए, हर्षवर्धन ने कर लिया। और जब वो कन्नौज के शासक जो इनके बहनोई थे, वो किसने मारा था उनको? बंगाल के शासक ने उन्हें मार दिया था, ठीक है। फिर इन्होंने कन्नौज पे शासन करके, कन्नौज पर शासन करने के बाद बंगाल पर आक्रमण कर दिया इन्होंने, ठीक है। क्या किया? बंगाल पे। देखो एकदम स्टोरी की तरह सुनिएगा कैसे मैं सुना रही हूँ, ठीक है। मगध तथा संवत बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। मगध को भी जीता इन्होंने, मगध तथा संवत बंगाल को भी जीता इन्होंने, ठीक है। दो राज्यों को जीत लिया यहाँ पर, मगध को भी जीता, बंगाल को भी जीता इन्होंने, और भी जगहों को जीता था, लेकिन इतनी सफलता नहीं मिली थी जितनी की मगध और बंगाल में मिली थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्षिण की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, नर्मदा नदी कहाँ है? दक्षिण में है, ठीक है। तो नर्मदा नदी को पार कर जब ये आगे की ओर, दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। भाई ये बहुत शक्तिशाली हो गई भाई, ये तो जीतते ही जा रहे हैं भाई। ये दक्कन की तरफ भी बढ़ने लगे, नर्मदा नदी को इनको पार करके फिर तो दक्कन की तरफ भी बढ़ने लगे। तब फिर चालुक्य नरेश जो था, पुलकेशिन द्वितीय, ये दक्कन की तो राजा थे, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, है ना। तो इन दोनों राजाओं ने किसको रोकने की कोशिश की? हर्षवर्धन को रोकने की कोशिश की, ठीक है। क्योंकि आगे भी राज्यों पर कब्जा पाने वाले थे और आक्रमण करने वाले थे, इसलिए चालुक्य नरेश और पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें रोक दिया, ठीक है। भारत का मानचित्र को देखो और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन बंगाल तथा नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से गुजरे होंगे। चलिए ये बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। आ जाइए इधर, देखिए कन्नौज, ये कन्नौज है ना। कन्नौज पर हर्षवर्धन के बहनोई थी जिन पर शासन था, कन्नौज पर इन शासन था, कन्नौज पर शासन था। और थानेसर क्या था? देखो थानेसर के राजा बने थे कौन? हर्षवर्धन। कब बने थे? जब इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, पिता की मृत्यु हो गई तो थानेसर के राजा बने थे। ये देखो थानेसर दे रखा है ना। और ये कन्नौज, कन्नौज का कौन शासक था? बहनोई, ठीक है। तो कन्नौज पर अधिकार क्यों किया था? क्योंकि इनकी बहनोई की मृत्यु कर दी थी, किसने? बंगाल के शासक ने, ठीक है। तो जब बंगाल के शासक ने इनकी बहनों की मृत्यु कर दी थी, उसके बाद इन्होंने क्या किया? कन्नौज पर शासन किया। कन्नौज पर कब्जा करने के बाद फिर ये बंगाल पर आक्रमण किया, ठीक है। यहाँ तक हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया? देखो नर्मदा, नर्मदा नदी यहाँ पर आती है, देखो ये आ गए ना। मैंने अभी पढ़ा था ना चालुक्य नरेश, ये देखो चालुक्य नरेश के बारे में मैंने अभी बताया ना आपको। पुलिकेशन द्वितीय और चालुक्य, चालुक्य नजर आ रहे हैं ना यहाँ पर। यहाँ से आके फिर यहाँ पर बढ़ने की कोशिश की इन्होंने, देखो बंगाल की तरफ कर लिया इन्होंने कब्जा। फिर यहाँ पर जैसे ही बढ़ते हैं, दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, ये पूरा इंडिया का मैप है, देखो ये पूरा दे रखा है ना इंडिया का मैप। देखो यहाँ पर क्या है? ये दक्षिण है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये दक्षिण है, दक्षिण, ठीक है। ये साउथ है। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने? चालुक्य नरेश और पुलकेशिन द्वितीय ने इनको रोकने की कोशिश की, तो ये बढ़ नहीं पाए आगे, ठीक है। तो इन्होंने मगध को भी जीता,
ठीक है। मगध को भी जीता, मगध को भी जीतने में इनको आसानी हुई, और बंगाल को भी जीता। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इतने जीतने के बाद फिर इनको लगा कि आगे भी बढ़ना चाहिए। फिर नर्मदा नदी को पार करते हुए दक्कन की तरफ गए। वहां पर किसने रोक दिया इनको? भाई रोकने वाला तो होगा ना कोई, जब आगे की तरफ बढ़ोगे तो बढ़ते ही थोड़ी ना जाओगे, कोई तो मिलेगा। तो वहां कौन मिला? चालुक्य नरेश और पुलकेशन द्वितीय वहां मिल गए, जिन्होंने इन्हें रोक दिया। चलिए पढ़ते हैं हम आगे अब। चालुक्य नरेश और पुलकेशन द्वितीय कौन थे? ठीक है। तो चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय की प्रशस्तियां पल्लव। देखिए अब हम पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पल्लव, चालुक्य, पुलकेशन द्वितीय की प्रशस्तियां। देखिए इनको ना ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफी बनते हैं, और ये बेसिक पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के। देखो एनसीईआरटी जो बोल रही हूँ वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलिए चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं कि इन लोगों ने रोकने की कोशिश की थी। चालुक्य ने और पुलकेशन द्वितीय ने किसको? हर्षवर्धन को रोकने की कोशिश। बनता है कि हर्षवर्धन को दक्षिण में जाने के लिए किसने रोका था? चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय ने रोका था, क्योंकि वो वहां पर भी शासन करने मतलब आक्रमण करने वाला था, इसलिए। ठीक है। आगे इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। ठीक है। कहाँ के? दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के। ठीक है। पल्लव और कौन? चालुक्य। ठीक है। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी की डेल्टा तक फैला हुआ था। अब जो पल्लव का जो राज्य था, अब पल्लव के राज्यों की बात की गई है। देखो ये है ना, ये पल्लवों की बात की गई है। पल्लवों का अब बात करते हैं कि पल्लवों के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा कि कहाँ कहाँ उसने शासन किया। ठीक है। तो पल्लवों का जो राज्य हुआ, भाई किसी का स्थान तो होगा ना कहीं पे। तो दक्षिण के जब ये राजा थे तो कहाँ पर इनका स्थान था? देखो पल्लवों की राजधानी कौन थी? कांचीपुरम। देखो ये दे रखा है ना, ध्यान रखिएगा, कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम और उसके आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी भी क्या है? कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। क्या उनका राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। और कांचीपुरम के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, कावेरी नदी के डेल्टा तक जो फैले हुए थे क्षेत्र, वहां पर पल्लवों का कब्जा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है कि पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेके वहां पर एक नदी थी, कावेरी नदी। कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। ठीक है। अब आते हैं चालुक्य। चालुक्य का राज्य कहाँ फैला हुआ था? कहाँ पर स्थित था चालुक्य का राज्य? चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्य का राज्य दो नदियों के बीच में स्थित था, ऐसे याद कर सकते हैं। दो नदियों के बीच स्थित था, कृष्णा और तुंगभद्रा। और पल्लवों का कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र का एरिया था, कावेरी नदी के डेल्टा तक। पल्लवों के साथ कावेरी नदी और चालुक्य के साथ कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां। ठीक है, यहाँ पर इनके क्षेत्र ऐसे फैले हुए थे, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। देखो यहाँ पर पल्लवों की राजधानी की बात की गई है ना, कांचीपुरम। तो भाई चालुक्य की राजधानी भी तो होगी ना कहीं। तो चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। क्या थी? ऐहोल थी। ठीक है, ऐहोल थी। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐहोल क्या था? व्यापारिक केंद्र था या फिर समुद्री केंद्र था, क्या था, या नदी इनका व्यापार करने का केंद्र था, क्या था? तो व्यापारिक केंद्र था। कौन? ऐहोल। चालुक्य की राजधानी ऐहोल जो थी वह व्यापारिक केंद्र था, व्यापार होता था वहां से। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 पर देख सकते हैं। ठीक है। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। ठीक है, क्या बन गया? धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। अब इनमें भाई दुश्मनी थी भाई, पल्लव और जो चालुक्य थे ना। अभी देखो पुलकेशन द्वितीय की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ कर रहे हैं पल्लव और चालुक्य की बात। हमने इनकी राजधानी भी देख ली, किन किन नदियों के बीच में ये स्थित थे, ये भी देख लिया कहाँ कहाँ इनका एरिया था।
चालुक्य का जो कि राजधानी एहुल थी एक व्यापारिक केंद्र था और धीरे धीरे धार्मिक केंद्र भी बन गया था। ठीक है, लोगों का आना जाना था, वहां मंदिर बने तो धार्मिक केंद्र बन गया। ठीक है, अब इनका क्या था ना, चालुक्य और पल्लव ना आपस में अतिक्रमण यानी कि लड़ाई करते थे अपनी सीमाओं को लेकर। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। राजधानियों को क्यों बनाया जाता था कि राजधानी में पैदावारी अच्छी थी, भाई नदियां थी वहां पे। ऑब्वियसली सी बात होगी, जहां नदियां होंगी वहां पैदावारी अच्छी होगी, नदियां होंगी सिंचाई का केंद्र होगा वहां पे, फसल अच्छी होगी, है ना, तो व्यापार अच्छा होगा। तो ये क्या करते थे, आपस में नदियों को लेकर ना निशाना बनाते रहते थे और राजधानियों को लेकर आक्रमण करते रहते थे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, ये बात हमने जो की पल्लव और चालुक्य के बारे में बात की। किसके? पल्लव और चालुक्य के बारे में बात की। अब हम करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब हम बात करेंगे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। किसके बारे में? पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति के बारे में। ठीक है, चलिए। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। अब देखो यहाँ पर जो बात की गई, पुलकेशिन थोड़ा हटके थे इनसे, ऐसे याद कर लो, पुलकेशिन थोड़े सा हटके थे। अब जैसे चालुक्य और पल्लव आपस में लड़ते रहते थे और नदियां भी थी, राजधानियां भी थी। ठीक है, अब बात करते हैं, पुलकेशिन द्वितीय जो थे ना सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे और इनके कवि भी थे, दरबारी कवि भी थे, जिनका नाम था रवि कीर्ति। तो पूछा जाता है क्वेश्चंस, रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। और रवि कीर्ति ने ही इनकी प्रशंसा में एक प्रशस्ति लिखी थी। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। ठीक है, तो जो रवि कीर्ति जो थे ना, पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबारी रवि कीर्ति, उनके द्वारा प्रशंसा की जाती है। प्रशस्ति से पता चलता है कि इनके जो पूर्वज थे, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया, उसमें प्रशस्ति में बताया गया कि पुलकेशिन द्वितीय को जो ये राज्य मिला था वो अपने चाचा से मिला था। ठीक है, जिस पर ये राज्य कर रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन सा क्या था। ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ते हैं। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। भाई दोनों से ये ताकतवर निकले भाई, पल्लव और चालुक्य से। मतलब ये जो है पुलकेशिन द्वितीय हैं, पुलकेशिन द्वितीय पल्लव और चालुक्य से भी आगे निकले। ऐसे देखो, इतिहास को ऐसे पढ़ेंगे हम। इनके कवि थे रवि कीर्ति। ठीक है, उनके अनुसार इन्होंने ना अभियान चलाए थे। कहाँ कहाँ पर? पूर्व और पश्चिम में। कहाँ पर? पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में इन्होंने क्या किया था? दक्षिण में अपने अभियान चलाए थे। यहाँ दक्षिण की बात हो रही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। देखो, चालुक्य द्वितीय की बात हमने की थी ना, यहाँ पर क्या था, एक मिनट, यहाँ पर देखो मैं दिखाती हूँ आपको। देखो, पुलकेशिन द्वितीय किसने रोका था? हर्षवर्धन को। हमने अभी पीछे पढ़ा था ना, देखो, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने किसको रोका था? हर्षवर्धन को रोका था। ठीक है, तो चालुक्य और पल्लव की तो आपस में होती रहती थी, झगड़े होते थे। इधर पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? पुलकेशिन द्वितीय और चालुक्य ने क्या किया था? हर्षवर्धन को रोका था आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, जब वो नर्मदा नदी तक पहुंच गए थे हर्षवर्धन, तब किसने रोका था? चालुक्य ने और पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो अभियान जब चला, इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। हर्ष का मतलब क्या होता है? आनंद। ये क्वेश्चंस करिएगा, लिखिएगा। हर्ष का मतलब, ये तो सबको ऑब्वियसली सा सबको पता हुआ, हिंदी पढ़ते ही होंगे आप लोग, तो सबको पता हुआ हर्ष का मतलब होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। देखो, पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? पुलकेशिन द्वितीय ने देखो हर्ष को भी रोका और पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया पुलकेशिन द्वितीय ने। फिर पल्लव राजा वही है ना, पल्लव राजा और चालुक्य जो दोनों आपस में लड़ते थे, आक्रमण करते थे, पल्लव और चालुक्य। तो पल्लव और जो चालुक्य और ये थे पुलकेशिन द्वितीय, ये एक तरीके से एक साइड ले सकते हैं इनको, क्योंकि चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय ने दोनों ने मिलकर हर्षवर्धन को रोका था। अब बच गए पल्लव। तो पल्लव के ऊपर भी आक्रमण किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय ने किया, जिसे
और पल्लव राजा को फिर क्या करना पड़ा, अपनी जान बचाकर कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। कांचीपुरम क्या थी, अभी लास्ट में मैंने आपको बताया, कांचीपुरम पल्लव राजाओं की राजधानी थी। ठीक है, और चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। ठीक है, छोटे समय के लिए थी चालुक्य की विजय। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे? देखिए, हमने यहाँ पर बात की थी। देखिए, चालुक्य ने क्या किया, चालुक्य ने हर्ष को भी रोका और पल्लव राजा को भी रोका। उसके बाद देखो, इसकी जो विजय थी थोड़ी समय के लिए थी, फिर चालुक्य को भी तो भाई कोई पराजित करने आएगा ना। तो फिर उसके बाद कौन आता है, पल्लव और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। चोल वंशों ने, ठीक है, राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने। अब राष्ट्रकूट चोल वंश कौन थे, इसके बारे में अध्याय 7 में पढ़ेंगे, राइट। ज्यादा नहीं इसमें, तो आपके समझ में आया यहाँ तक। आगे का इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, चलिए ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब ये ठीक है, अब हो गए चालुक्य, हो गया पल्लव, हो गया, और पुलकेशन द्वितीय होगा। ये तीनों का प्रशासन कैसे चलता था, चलिए प्रशासन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनका, ठीक है, कैसी थी शासन व्यवस्था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। क्या था, भूमि कर। ठीक है, प्रशासनिक प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या होते थे, क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्षिण भारत के जो शासक थे, पुलकेशन, द्वितीय, चालुक्य, इनकी जो प्रशासन की प्राथमिक इकाई थी वो क्या थे, गांव थे। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर राजाओं ने आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, सोशल यानी कि सामाजिक सोशल, राजनीतिक पॉलिटिक्स यानी कि सैन्य शक्ति, आर्मी आर्मी सेना, ठीक है, तो सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाया इन्होंने और आगे कई कदम उठाए। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने प्रशासन के लिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेठ अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी था। ठीक है, तो इसमें क्या, हरिसेठ हरिसेठ क्या कौन था, हर्षचरित का कवि दरबारी था। हर्ष का, ठीक है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, हरिसेठ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात की गई कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद थे वो अनुवंशिक बना दिए गए। अनुवांशिक का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, तो जो राजा का बेटा राजा ही बनेगा। ठीक है, इस तरीके से अनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेठ अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। हरिसेठ कौन थे, न्यायाधिकारी थे। क्वेश्चन कैसे देखो यहाँ पे बनता है, यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो कितना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। देखो, जो हरिसेठ थे ना, इनके पिता थे, इनके पिता ने ना महादंड नायक की उपाधि ले रखी थी, तो इन्होंने भी महादंड नायक की उपाधि ली, अर्थात एक मुख्य न्याय अधिकारी थे। महादंड नायक का मतलब क्या होता है, महादंड नायक की उपाधि उनको मिलती है जो चीफ जज होते हैं, है ना, आज की डेट में जो देखे जाते हैं, वैसे ही महादंड नायक थे उस समय, जो कि मुख्य न्याय अधिकारी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हरिसेठ ने कौन सी उपाधि ली थी, महादंड नायक की, यानी कि हरिसेठ कौन थे, मुख्य न्याय अधिकारी। ठीक है, इनको ये पद मिला था। कभी कभी एक ही व्यक्ति, ये कभी कभी भी थे साथ में, ध्यान रखिएगा, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेठ एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। देखो, महादंड नायक होने के साथ साथ हरिसेठ और कौन था, हर्षवर्धन की उसके शासन की बात हो रही है। ठीक है, हर्षवर्धन के प्रशासन की बात हो रही है, अभी तो हर्षसेन की बात हो रही, तो इसका मतलब हर्षसेन कौन थे, राज दरबारी कवि थे ना हर्षवर्धन के। तो महादंड नायक होने के साथ साथ ये कुमार मात्य भी थे। कुमार मात, तो कुमार मात का मतलब क्या होता है, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, कुमार मात का मतलब क्या है, महत्वपूर्ण मंत्री। ठीक है, अब दूसरा आता है संधि विग्रह। संधि विग्रह का मतलब होता है, देखो यहाँ पे संधि विग्रह दे रखा है ना, संधि विग्रह का मतलब होता है युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री, यानी कि कहाँ युद्ध हो रहा है और कहाँ पर युद्ध को रोकना है, कहाँ पर शांति स्थापित करनी है, ये सब इसके हाथों में था। ठीक है, और महत्वपूर्ण मंत्री भी था, कवि भी था, न्याय अधिकारी भी था। देखो कितने सारे पद मिल गए इसको, एक व्यक्ति को। ठीक है, संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था।
इनमें नगर श्रेणी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्तवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लेखकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। कौन कौन से लोग होते थे वहां पे और भी, चलिए। वहां पर नगर श्रेणी का मतलब होता है मुख्य बैंकर। मुख्य बैंकर का मतलब होता है आज के बैंक जैसे पैसा लेकर अपने पास जमा करते थे, जरूरत पड़ने पर वापस करते थे, ठीक है। अब शहर का व्यापारी, एक ही बात है, ठीक है। सार्तवाहक का मतलब होता है, सार्तवाहक का मतलब क्या होता है, व्यापारियों के काफिलों का नेता, ठीक है। जहां पर व्यापारियों का झुंड होता था, समूह होता था, तो भाई उसको चलाने के लिए कोई तो नेता होता होगा ना, तो उसको सार्तवाह बोला जाता था। देखिए ये दे रखा है सार्तवाह, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता था, सार्तवाह बोला जाता था। व्यापारियों के काफिले का नेता सार्तवाह। अब यहाँ पर आती है प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार। प्रथम कुलिक भी होते थे और शिल्पकार भी होते थे, ठीक है। शिल्पकार कई तरह के होते थे, कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग भी रहते थे। कायस्थ यानी कि लिपिको मतलब लिपि मतलब लिखने का काम भी करते थे कुछ लोग वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा इनकी प्रशासन व्यवस्था। इसमें अभी कुछ और थोड़ा सा है। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर देते थे, ठीक है। सोचकर बताओ कि अफसरों का पद अनुवांशिक कर देने में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि नुकसान क्या होगा कि एक ही वंश के लोगों को ये शासन व्यवस्था मिलती जा रही है, और फायदा ये होता है कि मतलब कि जब एक ही घर का जब व्यक्ति व्यापारी करता है, पिता भी व्यापार है, दूसरा बच्चा भी व्यापारी है, तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी शासन व्यवस्था को संभालने में, ठीक है। तो मेरिट और डिमेरिट दोनों ही मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया हर्षवर्धन के बारे में, और आपको मैंने पढ़ाया पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, ठीक है। तो पल्लवों को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने, बाद में पल्लव और पुलकेशिन द्वितीय को दोनों ने ही राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने हरा दिया, ठीक है। और चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय ने क्या, हर्षवर्धन को रोका, ठीक है। और पल्लव और चालुक्य क्या थे ना, आपस में लड़ती रहती थी, उसका फायदा पुलकेशिन द्वितीय ने उठाया। पुलकेशिन द्वितीय ने वो फायदा उठाकर पल्लव को हराने की कोशिश की। पल्लव का राजा पीछे जाके कहां पर, कांचीपुरम की दीवार के पीछे जाके शरण ली उसने, ठीक है। तो इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट थे, ऐसे करके कनेक्ट करके रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य और पल्लव, इनकी राजधानी, इनका जो एरिया क्षेत्र था वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ तक इनकी शासन व्यवस्था थी, वो सब हमने पढ़ा। इनकी राजधानी के बारे में जाना कि चालुक्य की राजधानी कौन सी थी, पुलकेशिन की राजधानी कौन सी थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा चालुक्य की राजधानी जैसे कि एहोल थी, पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी, ठीक है। अब जैसे पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही महान राजा था, जिसके बारे में, और पुलकेशिन द्वितीय का जो राज दरबारी कवि था रवि कीर्ति था। हर्षवर्धन का कवि, राज दरबारी कवि कौन था, हरिसेन था, जिसको कई पद मिले थे, ठीक है। न्यायाधिकारी के पद मिले थे इसको, ठीक है। और कवि के पद मिले थे, मंत्री का पद मिला था इसको, संधि विग्रह का पद मिला था इसको, कई पद मिले थे, ठीक है। तो इस तरीके से इन लोगों को क्या होता था ना कि पद मिलने के बाद ना ये बहुत शक्तिशाली हो जाते थे। शक्तिशाली होने के बाद ना अपना स्वतंत्र राज्य का मतलब होता है अपना राज्य स्थापित करते थे अलग से, ठीक है। इतने शक्तिशाली ये लोग हो जाते थे। आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इससे आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी एक नए प्रकार की सेना। किस तरीके से सेना का गठन होता है, दक्षिण के राज्यों में सभाएं किस तरीके से आयोजित की जाती थी, ठीक है। पल्लव, चोल और चालुक्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और उस जमाने में आम लोग क्या करते थे, ठीक है। ये सब लास्ट जो बचा हुआ है हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग पढ़कर आइएगा, और प्लीज़ मैम को मोटिवेट कीजिएगा, मोटिवेट करेंगे तभी मैम आपके लिए भी कुछ कर पाएंगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और बाकी बच्चों को भी शेयर करें। हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट हैं प्लीज़ मैम का सपोर्ट करें, बाकी बच्चों को सेंड करेंगे तो बाकी बच्चों को भी ये क्लास मिलेगी, तो उनका भी बेनिफिट होगा, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि आपसे भी कई सारे लोग जुड़ेंगे और मैम से भी कई सारे लोग जुड़ेंगे, तो मैम को मोटिवेशन मिलता है, मैम और अच्छा काम कर पाएंगे। देखो मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था वो मैंने पूरा किया। पहले शुरुआत में मैं आपको शॉर्ट के माध्यम से कुछ टॉपिक्स लेकर आती थी, मैंने आपको बताया था ना, फिर मैं आपको लैपटॉप से थ्रू पढ़ाऊंगी, आपको चैप्टर वाइज लेकर आऊंगी। देखो मैं आपके लिए चैप्टर वाइज लेकर आ रही हूँ, आपने मेरा सपोर्ट किया कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा,
तो मैं आपको चैप्टर वाइज लेकर आने लगी एनसीईआरटी। अब आगे जब आप मेरे लिए सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके फेस टू फेस आकर आपको पढ़ाने लगूंगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मैम को, और चैनल को जितना भी हो शेयर कीजिए, बाकी बच्चों को भी इससे फ़ायदा हो सके। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकेंगे, कोई चार्जेस नहीं है। और इतना अच्छा इतिहास में पढ़ाती हूँ, बहुत अच्छे से समझाती हूँ। कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं, हमारा थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है अध्याय 10 का, उसको कंप्लीट करने के बाद हम अध्याय 11 की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी समय। बाय बाय, टेक केयर।